हेलो जय एस्पिरेंट्स। सो फाइनली हम लोग आज अपने लास्ट स्टेप पे पहुंच गए हैं, जहाँ पे आज हम लोग पूरी समरी देखेंगे कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। एंड हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग पीवाईक्यू करने वाले हैं। लाइक 90% चांसेस है कि उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ओके, फिर हम लोग वो भी देखेंगे कि क्या क्या जो जो अभी एनटीए ने सिलेबस से हटाया है चीज़ें, उनकी जगह पे हम लोग को क्या क्या पढ़ना, उन पे मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए अपनी तरफ से, वो आने के चांसेस हैं, उस कॉन्सेप्ट्स पे आने के चांसेस हैं। तो हम लोग वो चीज़ें भी देखेंगे उन उन क्वेश्चन की जगह पे जहाँ पे जो चीज़ें हटाई गई हैं। ओके, सो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ये जस्ट मे बी 45 मिनट्स की समरी होगी पूरे चैप्टर की, वेक्टर की, एंड देन हाफ एन आवर और 40 मिनट्स का अपना क्वेश्चन सेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्टेप फर्स्ट में हम लोगों ने सबसे पहले वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि वेक्टर होते क्या हैं। तो क्या जाना था वेक्टर्स के बारे में कि एक क्वांटिटी हो, कोई भी एक क्वांटिटी हो जिसको एक डायरेक्शन दे दी जाए, जिसके पास एक डायरेक्शन होती हो, और वो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ को होल्ड करती हो। राइट, ये चीज़ पढ़ी कि कोई भी एक क्वांटिटी जिसको एक डायरेक्शन दे दी जाए और वो इन लॉज को होल्ड करती है, या इनमें से कोई एक लॉ को होल्ड करती है, तो उसको वेक्टर क्वांटिटी बोल दिया जाता है। ओके, उसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़े कि नल वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, एंड रेसिप्रोकल वेक्टर क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। राइट, तो ये सब चीज़ें पढ़ी। देन हम लोग आए थे पैरेललोग्राम लॉ पे। ठीक, पैरेललोग्राम लॉ क्या था कि एक अगर पैरेललोग्राम है और उसकी एडजेसेंट साइड्स दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं, लेट्स से ए वेक्टर बी वेक्टर, देन इनका सम क्या होता है, इनका सम डायगोनल रिप्रेजेंट करता है, दिस डायगोनल, दिस रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ द वेक्टर। तो अगर दो वेक्टर एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन उनका डायगोनल अपोजिट डायरेक्शन में उनके सम को रिप्रेजेंट करेगा। राइट, ओके। अब देखो, अगर कोई वेक्टर ऐसे आ गया, सपोज ये करके, और कोई वेक्टर ऐसे आ गया, ठीक, मान लो ये बी है और ये ए है। अब पैरेललोग्राम, तो ये पैरेललोग्राम ही है, परेशान ना होना इसमें। ठीक, अब देखो इसी को ऐसे एक्सटेंड कर दो, ये तो अभी क्या, अभी तक क्या था, ये डायरेक्शन ऐसे थी कुछ इस टाइप से, ऐसे करके अब यही डायरेक्शन ऐसे बन गई है, ये आके ये, करेक्ट, समझ गए ना, ये आके फिर ये, अब ये पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हुआ है। राइट, तो अब फिर से आ जाओ, जैसे वहाँ से जहाँ से स्टार्ट किया था उसके बाद ख़त्म हुआ था वहाँ पे, वो रिप्रेजेंट किया था ए प्लस बी, ऐसे ही यहाँ पे ये वाला डायगोनल, दिस डायगोनल रिप्रेजेंट ए प्लस बी। ठीक, जहाँ से ख़त्म हो, जहाँ से स्टार्ट हो, जहाँ पे ख़त्म हो, उनके बीच का जो अगर उनके पॉइंट्स को इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को मिला दे तो जो डायगोनल बनता है वो ए प्लस बी रिप्रेजेंट करता है। ठीक, नॉट बी कन्फ्यूज्ड, एक जैसा भी वेक्टर है उसको एक पैरेललोग्राम में हमेशा बना दो और फिर उसके बाद उसका डायगोनल देख लो। ओके, जैसे और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेट्स से ये ए बन गया, ये बी बन गया, और इधर की डायरेक्शन ए बन गई। ठीक, तो देखो कुछ नहीं, इसको पीछे एक्सटेंड कर लो ऐसा करके, ये डायरेक्शन क्या होगी, ए की होगी, ये भी ए होगा, जितना उधर क्वांटिटी उतना इधर रख लिया। अब देखो ये एक पैरेललोग्राम बन गया, ये ऐसे करके, अब इसका जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, ये होगा, तो ए प्लस बी की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। राइट, मतलब अगर मुझे ऐसा वेक्टर दे दिया जाए ऐसे करके, दिस इधर ए है इधर बी है, देन ए प्लस बी कहाँ होगा, ए प्लस बी की डायरेक्शन ये होगी, ये होगी ए प्लस बी, और वो सेम है इसकी डायरेक्शन के, ए प्लस बी की। ठीक, तो अगर कभी भी डायगोनल्स निकल रहे हो बाहर, मीन्स ऐसा करके कुछ हो, तो हमेशा जो बीच से, अब देखो वो लाइन ऐसा नहीं होता कि मिडिल से काट के निकलेगी। राइट, मिडिल से काट के जरूरी नहीं, वो किसी एंगल पे हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि ऐसे हो जाए इस एंगल पे या इस एंगल पे या इस एंगल पे, वो डिपेंड कर रहेगा ए और बी की क्वांटिटी पे। ठीक है, कौन किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग, बट क्या होगी वो हमेशा इन्हीं के बीच से, इन्हीं के इन बिटवीन से कहीं निकलेगी। राइट, तो अगर आप यहाँ से देखना चाह रहे हो इस वाले से, तो यहाँ से देख लो कि पीछे बी को एक्सटेंड कर ले, फिर ए प्लस बी की डायरेक्शन ये, अदरवाइज यहाँ से देख लो कि ए और बी ये है, तो इनके बीच से कहीं से ए प्लस बी निकलेगा। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ में पढ़ा कि अगर कोई भी दो साइड्स ट्रायंगल की रिप्रेजेंट करती हैं
अगर दो वेक्टर्स को a और b को, देन उसकी तीसरी साइड अपोजिट डायरेक्शन में a प्लस b को रिप्रेजेंट करती है। मतलब a की डायरेक्शन कैसे है ये, b की डायरेक्शन कैसे है ये, राइट। तो उनके अपोजिट, अब तीसरी आनी चाहिए इस साइड से, लेकिन इस साइड से ना आके पलट गई, तो a प्लस b की डायरेक्शन तीसरी लाइन रिप्रेजेंट करती है विच इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ a एंड b, राइट। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी ऐसे ही, अगर a इधर से आ गया सपोज, ऐसे हो गया और ऐसे हो गया, b ऐसे हो गया, a ऐसे हो गया, तो हम इसको पीछे एक्सटेंड कर लेंगे, ये बोल देंगे ये a है, डायरेक्शन वही रहेगी, डायरेक्शन नहीं पलट देंगे, वही है, बस मैंने पीछे एक्सटेंड कर लिया है, और a प्लस b की डायरेक्शन क्या हो जाएगी ये, समझ आ गया। ओके, अब यही सोचना समझना ध्यान से, ये कंफ्यूज मत करना प्लीज़ इसमें। जैसे मैं बोलूँ a ये है, b ये है, ठीक, तो हमको क्या मिला, हमने पीछे एक्सटेंड किया तो मुझे डायरेक्शन मिली a प्लस बी की ये। तो अगर कोई कहे क्या डायरेक्शन ये नहीं हो कि ये होगी, तो हाँ ये भी होगी, ये भी होगी डायरेक्शन, बिकॉज पैरेलल वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या होती हैं, सेम होती हैं, तो भी पैरेलल है, तो ठीक है, ये भी यही डायरेक्शन होगी a प्लस बी की, समझ आ गया। तो a अगर ये है, b ये है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि a प्लस बी की डायरेक्शन ये होगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो ये हो गया ट्रायंगल लॉ हम लोगों ने पढ़ी थी। ओके, फिर हमने पढ़ा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक, कि अगर a वेक्टर ये है, ये b वेक्टर है, तो सब्ट्रैक्शन की डायरेक्शन क्या होती है, तो हम लोग b को इधर एक्सटेंड कर लेते हैं, और जो ये डायरेक्शन आती है ये आती है a माइनस बी की, करेक्ट, अरे ठीक है ना। ओके, एंड a प्लस बी की डायरेक्शन ये, फिर ये भी जाना था कि जो a की डायरेक्शन होती है वो a प्लस बी और a माइनस बी के बीच में होती है, करेक्ट। ये फिर सब्ट्रैक्शन में ये पढ़ा था कि a माइनस बी नीड नॉट बी इक्वल्स टू b माइनस a, ऐसा नहीं होता है। ओके, ये मेन प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन की। एंड कुछ और प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ी थी, राइट, कि हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स एंड समथिंग समथिंग। ओके, देन इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पॉलीगॉन लॉ, कि अगर मुझे कोई भी नंबर ऑफ वेक्टर्स गिवन हो किसी भी डायरेक्शन में, देन मुझे रिजल्टेंट की डायरेक्शन अगर बतानी हो तो मैं क्या करूँगा, जस्ट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला दूंगा, और अगर इन सब की डायरेक्शन एक तरफ की है, ऐसे करके ये आगे बढ़ती जा रही है, तो जो फाइनल डायरेक्शन होगी, मतलब सम ऑफ द वेक्टर्स की डायरेक्शन जो होगी वो इसी के अपोजिट होगी, लाइक दिस वन, करेक्ट। ये पॉलीगॉन लॉ पढ़ा था। ओके, ना ये हो गई हमारी पहले लेक्चर की बात, मतलब पहले स्टेप की बात। उसके बाद हमने जब हमने सेकंड स्टेप पढ़ा, सेकंड स्टेप 2 पे जब हम पहुंचे थे, तो हम लोगों ने स्टार्ट करा था पोजीशन वेक्टर से, राइट। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पहला पढ़ा, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, जो कि इस बारी हटा दी गई है, बट इवन दो आई जस्ट टोल्ड यू, क्योंकि बहुत छोटी सी चीज़ है, कभी यूज़ आ सकता है, इस वजह से मैंने आपको बता दिया था। a प्लस बी दिस वन एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड माइनस बी, करेक्ट। एंड सेकेंड a माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड बी, राइट। देन उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पोजीशन वेक्टर के बारे में, पोजीशन वेक्टर कि कैसे पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। तो पोजीशन रिप्रेजेंटेशन ओरिजिन से किसी पॉइंट पे भी जो भी पॉइंट P दे रखा है, ये पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, ओके, आर वेक्टर से। 2D 3D में पोजीशन वेक्टर देखा था कि अगर ये x, y दे रखा है तो 2D में आर वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाएगा x i कैप y j कैप से। अगर यही चीज़ 3D में दिया है, सपोज ऐसे करके ये, और यहाँ कोई x, y, z दिया है, और ये मैंने ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट P है, ये मेरा वेक्टर R बन गया। देन इन दिस केस R इज इक्वल टू x i y j एंड z k, ये रिप्रेजेंटेशन था। जहाँ पे I क्या था, I था यूनिट वेक्टर ऑन x एक्सिस, करेक्ट। ऐसे ही j यूनिट वेक्टर ऑन y एक्सिस एंड k यूनिट वेक्टर ऑन z एक्सिस, यूनिट वेक्टर जिसका मॉड 1 होता है। देन वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर से वेक्टर निकालना सीखा था कि अगर मुझे लेट्स से 2 पॉइंट्स दे रखे हैं 2D में, मान लो पहला पॉइंट है 2,1 एंड सेकंड पॉइंट है -1, नॉट -1, 1, लेट्स से -3। तो हमको ये बताना है कि ये वेक्टर क्या होगा, ठीक। तो पोजीशन वेक्टर अगर मैं इसका लिखूं, ये मान लो P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, मुझे PQ वेक्टर बताना है। PQ वेक्टर क्या हो जाएगा, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, करेक्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट, ठीक। तो OQ वेक्टर निकालना बड़ा आसान है, ये वाला, ये कैसे आएगा, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, ये OQ वेक्टर बन गया। ऐसे ही OP क्या बन गया, ये वाला वेक्टर, ठीक। तो OQ का हम लोग कैसे लिखेंगे, 2i प्लस j
माइनस इसका क्या लिखेंगे आई माइनस 3j, माइनस कर देंगे दोनों को, क्या बन जाएगा आई और प्लस 4j। ऐसे ही 3D में आ जाएगा। पी क्यू निकालना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ये हमने सीखा था वेक्टर निकालना यूजिंग पोजीशन वेक्टर। ओके फाइन। फिर उसके बाद हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पढ़ी थी कोलिनियरिटी एंड कोप्लेनियरिटी। क्या पढ़ा था पहले? तो कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ा था, ठीक। तो पहले कोलिनियरिटी की बात पढ़ा था कि दो वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर अगर ए को मैं कुछ के टाइम्स बी के फॉर्म में लिख लूँ। यही सबसे पहले डिफिनीशन पढ़ी थी, राइट, कि ए को अगर के टाइम्स बी के फॉर्म में लिख लिया जाए तो वो कोलिनियर बन जाता है। कोलिनियर का दूसरा नाम पैरेलल वेक्टर भी होता है। मतलब अगर मुझे कोई भी वेक्टर ए गिवन है और उसके पैरेलल मुझे दूसरा वेक्टर लिखना है तो मैं के टाइम्स बी लिख दूंगा। कुछ कोई भी के मल्टीप्लाई कर दो इंटू बी कर दो, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, तो मैं उसके पैरेलल वेक्टर के टाइम्स ए लिख दूंगा, मतलब जो बी वेक्टर होगा, ठीक। तो अगर मुझे कोई ए वेक्टर पता है तो मुझे दूसरा वेक्टर उसके पहले लिखना है तो के टाइम्स सम स्केलर नंबर इनटू दैट वेक्टर, ठीक। तो यही यहाँ कोलिनियरिटी कंडीशन थी, ठीक। फिर हम लोगों ने कोलिनियरिटी ऑफ फिर हम लोगों ने इसमें कंडीशन दूसरी कंडीशन पढ़ी थी कि अगर ए और बी कोलिनियर हैं, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन थी। इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एक्स एंड वाई सच दैट एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू 0 वेयर बोथ आर नॉट 0, मतलब 0,0 टाइप से ये ना हो, राइट। इसी का जो कन्वर्स था या कंट्रोपॉजिटिव था वो हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ा था कि अगर ए एंड बी आर नॉट कोलिनियर देन इफ एंड ओनली इफ अगर इफ एक्स ए प्लस वाई बी 0 हुआ देन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखी थी, करेक्ट। ओके, तो a एंड b आर नॉट कोलिनियर अगर, तो इसका मतलब है अगर x ए प्लस वाई भी 0 दिख गया तो मैं कोएफिशिएंट 0 कर दूंगा, ठीक। फिर तीसरी कंडीशन पढ़ी थी कि अगर तीन पोजीशन वेक्टर हमको गिवन हो, मैं वो कंडीशन नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट उससे रिजल्ट बताऊंगा। अगर मुझे 3 पॉइंट गिवन हो p q r और इसके मुझे पोजीशन वेक्टर गिवन हो, ठीक। ये मैंने क्यों ड्रॉ कर दिया, हाँ, इसके मुझे पोजीशन वेक्टर गिवन हो। सपोज पहला पोजीशन वेक्टर पी क्यू ओ पी ये गिवन है, दूसरा ओ आर गिवन है और फिर ओ क्यू गिवन है, राइट। अगर मुझे 3 पोजीशन वेक्टर गिवन है तो मैं यहाँ से 2 वेक्टर बना लूँगा ओ क्यू और पी आर, या फिर क्यू आर और पी आर, कोई भी 2 वेक्टर बना लूँगा। इन 2 वेक्टर्स को कोलिनियर दिखा दूंगा यूजिंग फर्स्ट डेफिनेशन कि पी क्यू इज सम के टाइम्स पी आर, करेक्ट। इसका यूज करके हम लोग तो हमेशा 3 अगर पोजीशन वेक्टर गिवन होंगे तो मैं 2 वेक्टर बना के वहाँ से कैलकुलेट कर लूँगा, राइट। ओके, देन हम लोगों ने कोलिनियरिटी पढ़ी, कोप्लेनरिटी पढ़ी। कोप्लेनरिटी में क्या पढ़ा? कोप्लेनरिटी में पढ़ा कि हमेशा 2 वेक्टर्स जो होते हैं तो हमेशा वो कोलिनियर होते हैं अगर ए और बी कोई भी 2 वेक्टर है, बिकॉज ये जो होते हैं वो फ्री वेक्टर्स होते हैं और फ्री वेक्टर्स का सपोर्ट्स हमेशा एक पॉइंट पे जाके मिलता है। तो अगर कोई भी 2 वेक्टर एक पॉइंट मिले तो मैं एक प्लेन बना सकता हूँ उनसे, तो 2 वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं। फिर 3 वेक्टर्स की कंडीशन पड़ी कि आर ए और बी ये कोप्लेनर होंगे इफ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट एक्स एंड वाई विच इज यूनिक एक्स एंड वाई सच दैट कि आर को मैं सम एक्स ए प्लस वाई बी के फॉर्म में लिख पाऊँ। अगर ऐसा हो पा रहा है देन दे आर कोप्लेनर। इस चीज़ का बड़ा ध्यान देना प्लीज़, यूनिक का, कि जब हम लोग एक क्वेश्चन किए थे कि एक्स और वाई निकाले थे तो तीसरी कंडीशन में सर्टिफाई भी करा के दिखाया था कि हाँ तीसरी कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा, तो वो इंपॉर्टेंट है। तीसरी कंडीशन में सेटिस्फाई हम लोग करा के दिखाएंगे, ठीक। ना देख रहे हो तो आप वापस जाओ स्टेप 2 वाले वीडियो पे, वहाँ जाके आप देखो क्वेश्चन हमने किया था, वहाँ पे यूनिकनेस हमने दिखाई थी, ओके। ये एंड इसी पे वही अपना कन्वर्स वाली पड़ी थी कंडीशन कि अगर लेट्स से ए बी सी ये तीनों कोप्लेनर हैं देन देयर एग्जिस्ट एल एम एन सच दैट, या एल एम एन ना करके एक्स वाई जेड ही लिख लें ताकि कंफ्यूज हो, एक्स वाई जेड सच दैट कि एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी जो होगा वो 0 होगा, करेक्ट। ये हमने पढ़ा था। एंड नॉट ऑल 0, इस फॉर्म का ना हो ये, ठीक। इसी का कन्वर्स पढ़ा था कि ए बी सी आर नॉट कोप्लेनर, और मुझे अगर ऐसा मिला इफ एक्स ए प्लस वाई बी
प्लस जेड सी अगर जीरो मिला तो इसका मतलब है कि एक्स जीरो होगा, वाई जीरो होगा, जेड जीरो होगा। मतलब अगर मुझे नॉन कोप्लेनर गिवन होगा और मुझे एक लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो मिल जाएगा, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी जीरो, इसका मतलब मैं कोएफिशिएंट जीरो कर दूंगा। ठीक, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, मैं बार बार वहाँ भी बताया हूँ, अभी भी यही बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर मुझे 4 पोजीशन वेक्टर पता है, दिस पी क्यू आर एस। ठीक, और मुझे बताना है क्या ये कोप्लेनर होंगे या नहीं होंगे। 4 पोजीशन वेक्टर। ठीक, 4 पोजीशन वेक्टर मतलब इस फॉर्म के गिवन है कुछ। ठीक, ये ओ है, ये ओ पी, ओ क्यू, ओ आर, ओ एस। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, 3 वेक्टर बना लूँगा कोई भी, पी क्यू, पी आर और आर एस। ठीक, कोई भी आप 3 बना सकते हो। और 3 के लिए मुझे पता है, मैं दिखा दूंगा कोई एक वेक्टर 2 का सम है। मतलब मैं दिखा दूंगा पी क्यू जो लिखा हुआ है वो सम एक्स टाइम्स पी आर है प्लस वाई टाइम्स आर एस है। करेक्ट, पहली डिफिनीशन, सबसे पहली वाली डिफिनीशन ये वाली। R is equals to एक्स ए प्लस वाई बी, तो पी क्यू इज इक्वल टू एक्स टाइम्स सम पी आर एंड वाई टाइम्स आर एस। करेक्ट, तो ये मैं दिखा दूंगा। तो हमेशा अगर 4 पोजीशन वेक्टर गिवन होंगे तो मैं 3 वेक्टर बना के तुरंत ये दिखा दूंगा कि कोप्लेनर है या नहीं है। ओके, एंड ये हो गई कोप्लेनरिटी की बात। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इस पे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या पढ़ा कि अगर 2 पोजीशन वेक्टर हमको गिवन है, पी और क्यू, ओ क्यू, ओ पी और ओ क्यू। ठीक, और मुझे यहाँ पे कोई एक पॉइंट मिला है आर, जो कि इसको m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब मुझे इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, या ऐसे बोल लो कि पोजीशन वेक्टर चाहिए इसका, मतलब मुझे ओ आर चाहिए। तो अगर वो इंटरनली डिवाइड करता है, पहले इंटरनली डिवाइड करता है, तो ओ आर क्या हो जाता है, ओ आर हो जाता है m इंटू ओ क्यू प्लस n इंटू ओ पी अपॉन m प्लस n। ठीक, अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड करता है देन ओ आर क्या हो जाता है, ओ आर हो जाएगा m इंटू ओ क्यू माइनस n इंटू ओ पी अपॉन m माइनस n। करेक्ट, इस पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी करा था कि m/n में डिवाइड कर। एक्सटर्नली का मतलब है कि ये अगर p है, ये q है, तो यहाँ बाहर कहीं r होगा। ठीक, सच दैट कि ये चीज़ m बनेगी और ये चीज़ n बनेगी। जैसे यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये m यूनिट है और ये n यूनिट है, वहाँ पे वो डिस्टेंस m और वो डिस्टेंस n बन जाएगा। ठीक, ये सेक्शन फॉर्मूला। फिर मिडिल पॉइंट फॉर्मूला इसे में देखा था। मिडिल पॉइंट फॉर्मूला क्या था वो, कि अगर यही m/n बन जाए 1:1, मतलब बिल्कुल पॉइंट जी, वो क्या बोलते हैं, मिडिल पॉइंट बन जाए, देन ओ आर कैसे निकलता है, ओ आर निकलता है ओ क्यू प्लस ओ पी अपॉन 2 पे। इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था मिडिल पॉइंट फॉर्मूले पे। फिर हम लोगों ने फिर क्या पढ़ा था, जल्दी बताओ, मैग्नीट्यूड के बारे में। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो मुझे कोई भी पोजीशन वेक्टर 3D में गिवन है, लेट्स से ए बी सी, ये पॉइंट है पी, तो मैं पोजीशन वेक्टर तुरंत पहले तो बना लूँगा, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो मैं पोजीशन वेक्टर ओपी क्या बना दूंगा, ओपी बना दूंगा ए आई बी जे सी के। ठीक, अब ओपी का अगर मुझे मॉड निकालना है, मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ऐसे ही कोई नॉर्मल वेक्टर भी अगर गिवन है, जनरल वेक्टर गिवन है, लेट्स से दिस पी क्यू। ठीक, और पी क्यू मुझे पता है, पी क्यू लेट्स से आया है सम a1i a2j a3k, तब भी इसका जो मॉड मतलब मैग्नीट्यूड होगा वो ऐसे निकलेगा, a1 a2 a3 स्क्वायर। करेक्ट, फिर हमने देखा था कि कैसे हम लोग किसी भी मैग्नीट्यूड का यूज़ ही करके, कि अगर मुझे इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर गिवन है, लेट्स से ए वेक्टर, ठीक, ये पी क्यू पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है। अब मुझे इसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, किसी भी ए वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या बनता है, ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ये हमने प्रूव किया था इसको बी लेके, कि अगर बी इज इक्वल टू ये है, ऐसे लिया था, ये है बी वेक्टर। फिर हमने प्रूव किया था कि बी जो है यूनिट वेक्टर बनेगा, इसका मॉडुलस 1 बनेगा, बी मॉड जो होगा वो 1 होगा। और मैंने ये भी प्रूव किया था जो बी की डायरेक्शन होगी वो ए की डायरेक्शन की जैसी होगी। करेक्ट, ओके। तो यूनिट वेक्टर हमेशा किसी भी डायरेक्शन में हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि होता है वो वेक्टर अपॉन उसका मॉड। फाइन, ओके। तो इतना चीज हम लोगों ने पढ़ा था सेकेंड स्टेप में। उसके बाद कूद के पहुंचे थे स्टेप 3 पे। स्टेप 3 पे क्या क्या पढ़ा था, पहला
पहला पढ़ा था हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में कि स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं दो वेक्टर्स का, राइट, घूम गया। ठीक, क्या था कि अगर ए डॉट बी रिप्रेजेंटेशन, ये डॉट से रिप्रेजेंट होता क्या है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं ये भी जाना था, क्योंकि ये एक स्केलर नंबर देता है जहाँ पे थीटा होता है इनके बीच का एंगल निकालने का तरीका जाना था कि कैसे एंगल निकालते हैं। कि अगर मुझे वेक्टर ये गिवन है सपोज ए और बी इस डायरेक्शन में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, बी को एक्सटेंड कर लेंगे। अगर ये सपोज थीटा है, जो थीटा है लेट से यहाँ पे, ठीक, तो हम लोग जो यहाँ पे थीटा यूज़ होने वाला वो ये यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग ये यूज़ करेंगे, मतलब 90 बोल रहा हूँ 180 माइनस थीटा जो आएगा, 180 माइनस थीटा, इसका यूज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे इस कॉस थीटा की जगह। समझ आ रहा है ना? मतलब हमने क्या जाना था, हमने जाना था कि हमेशा एंगल तभी निकाल रहे थे जब दोनों वेक्टर इसी पॉइंट से बाहर की तरफ जा रहे हैं। ठीक, तो अगर मुझे वेक्टर गिवन है कि एक वेक्टर अंदर की तरफ आ रहा है और दूसरा बाहर की तरफ जा रहा है, तो मैं इसको भी पहले बाहर की तरफ एक्सटेंड कर लूँगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई सेड कि वेक्टर लेट से यही बना दूँ, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है और एंगल मुझे दिया है 60 डिग्री। ठीक, अब मुझसे पूछा ए डॉट बी बताओ, तो मैं ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या लिखूंगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस, अब कितना यूज़ करूंगा, थीटा, 60 नहीं, थीटा यूज़ करूंगा ये वाला, क्योंकि ये वाला एंगल वो है जब वेक्टर बाहर आ रहे हैं, तो कॉस 120 डिग्री। ये चीज़ समझ आई बात? ओके, सो ये पढ़ा था सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट। फिर हमने देखा था कि 3D में स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं या 2D में कैसे निकालते हैं। तो ए सपोज गिवन है हमको, ए गिवन है A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, और बी गिवन है मुझे B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप, देन ए डॉट बी। फिर बारिश शुरू हो गई। चेन्नई में बहुत बारिश होती है इस टाइम पे। A2 जे, A3 के डॉट B1 आई, B2 जे एंड B3 के। कैसे निकलेगा, आई मल्टीप्लाई कर दो, जे मल्टीप्लाई करो, के मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, A1 B1, A2 B2, A3 B3। करेक्ट? ओके, फिर हमने जाना था एक प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी थी कि अगर पहला प्रॉपर्टी ए डॉट बी जो होता है, अगर नहीं, ए डॉट बी जो होता है वो बी डॉट ए के इक्वल होता है। रीज़न वहाँ पे देखा था क्योंकि दोनों के बीच का एंगल एक सेम होते हैं और जो क्वांटिटी होती है वो स्केलर होती है, इसी वजह से दोनों इक्वल। दूसरी चीज़ पढ़ी थी कि अगर ए डॉट बी 0 हो जाए तो इसका मतलब है या तो ए 0 है या तो बी 0 है, या फिर अगर दोनों कंडीशन नहीं है तो ए जो है वो परपेंडिकुलर है बी के, क्योंकि कॉस 90 बनेगा वहाँ पे, कॉस 90 की वैल्यू 0। करेक्ट? अब यहाँ मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ इस वजह से क्योंकि ये समरी है, ये समरी वीडियो है, इसमें डिटेल में बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। करेक्ट? फिर हमने पढ़ा था ए डॉट ए क्या होता है, तो ए डॉट ए हो जाता है मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, बिकॉज ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या हो गया, बी की जगह क्या रख दिया ए, तो ए डॉट ए क्या बन गया, मॉड ऑफ ए और ए बीच एंगल कितना 0 डिग्री, तो ये कितना बन गया, मॉड ऑफ ए स्क्वायर। करेक्ट? इसी का यूज़ करके मैंने जाना था कि ए प्लस बी क्या होता है का मॉड स्क्वायर कितना होता है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी। ऐसे ही माइनस अगर मैं यहाँ लगा दूँ तो यहाँ माइनस बन जाएगा। फिर देखा था मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर क्या बनता है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर, तो ये देखा था ए माइनस बी, डॉट ले लो ए प्लस बी के साथ। करेक्ट? इन्हीं का यूज़ करके देखा था मैंने। ओके, फिर लास्ट में पढ़ा था फिफ्थ प्रॉपर्टी, आई थिंक आई डॉट आई क्या होता है, जो कि जे डॉट जे की जैसा ही होता है, जो कि के डॉट के जैसा ही होता है, जो कि 1 होता है। करेक्ट? ऐसे ही आई डॉट जे या जे डॉट आई या के डॉट आई या के डॉट जे या जे डॉट के या के आई डॉट के, ये सारी चीज़ें 0 के इक्वल होती हैं, बिकॉज आई और जे और के कोई भी दो पेयर उठा लो, उनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री, मतलब आई और जे हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, या जे और आई हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, या के और आई हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, बिकॉज आई की डायरेक्शन ये होगी और जे की डायरेक्शन ये होगी और के की डायरेक्शन ये होगी, और परपेंडिकुलर वेक्टर होने का मतलब क्या, उनका डॉट 0। करेक्ट? ये डॉट प्रोडक्ट का पढ़ा था। फिर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शन, ठीक, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन ए लाइन पढ़ा था, ऑन ए वेक्टर पढ़ा था, तो मैं डायरेक्ट प्रोजेक्शन ऑन ए वेक्टर बताता हूँ, वहीं से लाइन का भी आ जाएगा। कि अगर दो वेक्टर मुझे गिवन है ए, दूसरा वेक्टर है बी, मुझे पूछा गया है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बताओ सच दैट इनके बीच का एंगल पहले से बता दिया गया है कि थीटा डिग्री बन रहा है।
ठीक, थीटा डिग्री बन रहा है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कितना हो जाएगा ए डॉट बी, जिस पे बोला गया है उसका मॉड नीचे। ठीक, ऐसे ही प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए बोला जाए तो बी डॉट ए अपॉन मॉड ऑफ जिस पे बोला गया है उसका मॉड नीचे, या इसी को लिख सकते हैं ए डॉट बी यूजिंग प्रॉपर्टी। अरे बोलो हाँ, कोई बोल नहीं पा रहे तुम लोग। ठीक, ओके, प्रोजेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना प्लीज, कैसे प्रोजेक्शन किसी भी वेक्टर का किसी दूसरे पे निकालते हैं। ठीक, ओके, फिर पढ़ा था प्रोजेक्शन का ही यूज करके, देखो सब एक एक स्टेप से है। प्रोजेक्शन का यूज करके हमने कंपोनेंट पढ़ा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू अदर वेक्टर। चलो याद है कि नहीं बता पाओ तो, दो वेक्टर गिवन है ए बी, मुझे ए का कंपोनेंट बी पे चाहिए और परपेंडिकुलर टू बी चाहिए। तो बी पे चाहिए का क्या मतलब है, इसी को इधर ड्रॉप कर दो और इधर ड्रॉप कर दो। अब ये जो लेंथ बनेगी, ये जो लेंथ बनेगी, दिस इज अ प्रोजेक्शन, सॉरी दिस इज अ प्रोजेक्शन, बट अगर कंपोनेंट बनाना है तो इसी को एक वेक्टर फॉर्म में लिख लो, बस वो प्रोजेक्शन बन जाएगा। तो मैंने क्या पढ़ा था प्रोजेक्शन में कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी क्या होता था, ये डिस्टेंस, मतलब इसको मैं अगर नाम दे दूँ ओ नहीं क्यू आर, तो क्या हो जाता है क्यू आर इंटू एक क्यू आर की डायरेक्शन में। तो क्यू आर की डायरेक्शन में क्या बन जाएगा बी कैप। बी कैप को हम लोग यूनिट वेक्टर, जैसे आई कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग दिस। तो अगर वहाँ मैं बताना भूल गया, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो बी कैप। अब बी कैप क्या होगा, बी कैप होगा बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी। स्टार्ट में पढ़ा कि यूनिट वेक्टर किसी की वेक्टर के अलोंग कैसे निकालते हैं, अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा, किसी भी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वो वेक्टर अपॉन उसी का मॉड। तो ये बी कैप, तो ये बन जाता है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। मैंने कहा था याद रखने का तरीका इतना ही है। अब ओ आर क्या है, प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन निकालने का तरीका ये ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी इंटू बी कैप का मतलब बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी। आ गया तुरंत ए डॉट बी इंटू बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी स्क्वायर, ये चीज़ पढ़ी थी। फिर परपेंडिकुलर मतलब मुझे ये बताना है इस बारी, ये तो इसको नाम दे दूं मैं पी, मतलब पी आर वेक्टर बताना है, पी आर वेक्टर। तो पी आर वेक्टर क्या बन जाएगा अपना, बन जाएगा दिस ए माइनस जो भी मेरा क्यू आर वेक्टर आया है। ठीक, यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर टू दिस निकाल लेंगे। करेक्ट, ये क्यू आर वेक्टर ही आया एक्चुअली, क्यू आर वेक्टर मतलब कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी इज क्यू आर वेक्टर, क्यू आर विद वेक्टर साइन। ठीक, तो पी आर वेक्टर ए माइनस क्यू आर वेक्टर। करेक्ट, ओके, तो ये हमने पढ़ा था कंपोनेंट। फिर हमने लास्ट में पढ़ा था कि कंपोनेंट ऑफ आर, अगर मुझे कोई भी वेक्टर सपोज गिवन है आर, यहाँ पे ये है आर जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, तो मुझे बताना है कि इसका क्या बोलते हैं कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस कितना होगा और कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको ड्रॉप कर दिया। ठीक, ये इसको बोल दिया o, इसको बोल दिया r, और ये वेक्टर है p, ये पॉइंट है p। तो मुझे कंपोनेंट ऑफ r अलोंग x एक्सिस क्या हो जाएगा ओ आर वेक्टर। करेक्ट, ओ आर वेक्टर क्या होगा ओ आर इंटू एक यूनिट वेक्टर अलोंग, तो आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस। अरे कंपोनेंट का मतलब क्या, इस चीज का इधर जो परपेंडिकुलर बन रहा है, जो ड्रॉप करने के बाद ये चीज, मतलब ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो जब, तो इधर कितनी डिस्टेंस बन रही है, ये डिस्टेंस मतलब ओ आर वेक्टर। ओ आर वेक्टर का मतलब क्या, ये डिस्टेंस मतलब इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसके अलोंग एक डायरेक्शन, एक वेक्टर। ठीक, तो क्या बन जाएगा ओ आर आ जाएगा मेरा एक्स आई कैप। तो कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर अलोंग, यहाँ पे आर वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे, अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो जाता है एक्स आई कैप। ऐसे ही अलोंग वाई एक्सिस कितना हो जाता है वाई जे कैप। अगर 3D में है तो जेड एक्सिस कितना हो जाएगा अलोंग जेड एक्सिस जेड के कैप। बोलो कंपोनेंट निकालना आ गया। ओके, ये हमने पढ़ा था थर्ड स्टेप में। अब आते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट में सबसे पहले हमने पढ़ा, अगर मुझे कोई दो वेक्टर गिवन हो ए बी
तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, मतलब ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा वेयर थीटा इज अ एंगल बिटवीन देम इनटू एन कैप वेयर एन कैप इज व्हाट, एन कैप इज अ परपेंडिकुलर वेक्टर containing a and b to the plane containing a and b, उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर जिस पे a और b लाई कर रहे हैं, जिस पे a और b पैरेलल हैं, ऐसे बोल सकते हो। ठीक, ये मेरा बन गया n कैप। ओके, फिर हमने ये देखा था कि एक n कैप की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन ऑफ n कैप। सो फिर देखो मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, आप लोग बताते नहीं हो, ये a है और ये b है, ठीक, क्योंकि ए क्रॉस बी। तो डायरेक्शन ऑफ एन कैप इज यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल का यूज करके हम लोग निकालते हैं। उंगलियां रखी पहले वेक्टर की तरफ जिधर से हम लोग दूसरे वेक्टर की तरफ जाना चाहते हैं, जो थंब की डायरेक्शन राइट हैंड की होगी वो क्या हो जाएगा, मेरा एन कैप। अगर ए वेक्टर उस पार है और बी वेक्टर इधर आना है, इधर लेके आना है, तो इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। ये हमने जाना था एन कैप की डायरेक्शन में। फिर जाना था बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक्चुअली एन कैप और ए क्रॉस बी ये दोनों पैरेलल होते हैं, मतलब जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है ना, वो एन कैप की डायरेक्शन होती है। क्यों, ऐसे देखो, क्योंकि ए क्रॉस बी जो लिखा हुआ है वो एक नंबर लिखा हुआ है, मतलब सब k टाइम्स इंटू एन कैप। तो हमने पढ़ा है कोलिनियरिटी में कि अगर ए वेक्टर सम k टाइम्स बी वेक्टर लिखा हो, मतलब ए और बी आपस में कोलिनियर या पैरेलल है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी ये एक वेक्टर है, इस k टाइम्स सम नेक्स्ट वेक्टर, तो इसका मतलब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर आपस में कोलिनियर होंगे, तो मतलब ये एन कैप होगा, तो इधर ही कहीं पे या इसी के पैरेलल ये ए क्रॉस बी होगा। तो यहीं से हमने एक जनरल चीज सीखी थी कि वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग और पैरेलल टू ए एंड बी, मतलब ए और बी को कंटेन करने वाला प्लेन या एक ऐसा प्लेन जिसके ए और बी दोनों पैरेलल हैं, उसके परपेंडिकुलर वेक्टर अगर मुझे लिखना है तो एक्चुअली होता है लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी। मतलब ए क्रॉस बी तो एक वेक्टर होता है, अगर मुझे जनरल लिखना है तो कुछ लैम्डा टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, मतलब उसको एक इस पैरामीटर से मल्टीप्लाई कर दो या एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो अगर मुझे एक वेक्टर बताना है ए और बी के परपेंडिकुलर तो मैं बोल दूंगा ए क्रॉस बी, दैट्स ऑल राइट। ठीक है, फिर क्या पढ़ा था भाई साहब, फिर पढ़ा था प्रॉपर्टीज के बारे में। क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, पहली प्रॉपर्टी कि ए क्रॉस बी कोई ज़रूरी नहीं होता बी क्रॉस ए के इक्वल हो, एक्चुअली ए क्रॉस बी इक्वल होता है माइनस बी क्रॉस ए के, करेक्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर ए क्रॉस बी ज़ीरो है, इसका मतलब होता है या तो ए ज़ीरो है या बी ज़ीरो है, या फिर ए जो है वो पैरेलल हो गया है बी के, करेक्ट। और उल्टा भी ट्रू है, अगर ए जीरो हो गया बी जीरो हो गया या ए पैरेलल हो गया बी के, तो ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो वेक्टर एक्चुअली, राइट, जीरो वेक्टर। फिर मैंने जाना था इसी में छोटा सा पॉइंट कि अगर ए जीरो हो जाए या बी जीरो हो जाए तो ठीक है, ए क्रॉस बी तो जीरो हो ही जाता है, उसके साथ साथ अगर मुझसे पूछा जाए कि एन कैप क्या होगा तो एन कैप नॉट डिफाइंड हो जाता है, करेक्ट, एन कैप इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर तीसरी प्रॉपर्टी इसी में आई और जे के लिए पढ़ी थी कि आई क्रॉस जे क्या होता है, ये के बन जाता है। ऐसे ही आगे आगे आते जाएं तो ऐसे हमने पढ़ा था आई जे के, तो इसका मतलब अगर आई को जे के साथ क्रॉस करेंगे तो के मिल जाएगा, फिर अगला जे को अगर के साथ क्रॉस करेंगे तो आई मिल जाएगा, फिर अगला के और आई को क्रॉस करेंगे तो जे मिल जाएगा। इसी का पलट दें, अगर उल्टा कर दें तो जे क्रॉस आई क्या बन जाएगा, माइनस के बन जाएगा। ये चीज़ समझ आ गई, मैं बता रहा हूँ आगे। और क्या पढ़ा, और पढ़ा कि आई क्रॉस आई क्या बन जाता है, जीरो वेक्टर, के क्रॉस के क्या बन जाता है, जीरो वेक्टर, और जे क्रॉस जे क्या बन जाता है, जीरो वेक्टर। मतलब किसी वेक्टर खुद ही के साथ मल्टीप्लाई होने पे या क्रॉस होने पे जीरो बन जाता है। फिर पढ़ा कि ए क्रॉस के ए, जैसे वहाँ पे ए डॉट ए क्या होता है हमेशा मॉड ऑफ ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे हमेशा ये जीरो वेक्टर बनता है, करेक्ट। ओके, फिर ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कि ए क्रॉस बी एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन, ठीक, ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट क्या करता है। तो हमने देखा था कि अगर मुझे कोई भी एक पैरेललोग्राम दे दिया गया है, अगर मुझे कोई भी एक पैरेललोग्राम दे दिया गया है जिसकी एडजेसेंट साइड ए है और बी है,
ठीक, आप ये ना बना के ये भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगर ये बी होगा तो ये भी ही होगा। ठीक, तो अगर ए बी ऐसे बनाओ या ए बी ऐसे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ए क्रॉस बी होता है वो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को, मतलब पैरेललोग्राम का एरिया विद वेक्टर डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अपवर्ड, अरे बोलो ना। अच्छा चलो बताओ एक चीज़ और, यहीं पे अगर मैं ए और बी ऐसे बना देता तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो ए की डायरेक्शन की तरफ हाथ, तो ये ए, तो मैं सबसे पहले इसको आगे बढ़ा दूंगा क्योंकि इधर से हाथ ऐसे जाएगा ही नहीं उधर, तो मैं इसको आगे बढ़ा दिया मैंने थोड़ा सा, ए की डायरेक्शन की। बी की तरफ इधर घूमे अपवर्ड डायरेक्शन, तो वही मैं कह रहा हूँ, चाहे आप बी इधर बना लो या इधर बना लो, दोनों तरफ डायरेक्शन सेम ही आनी है। ओके, ये था वेक्टर एरिया। अब इसी का अगर मैं मॉड ले लूँ तो क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, तो अगर ए और बी एडजेसेंट साइड हैं जो रिप्रेजेंट कर रही हैं पैरेललोग्राम को, देन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यहीं से जाना कि हाफ इसी का कर लें ए क्रॉस बी का, तो क्या बन जाता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। मतलब अगर मुझे कोई भी ट्राइंगल गिवन है ये, और ये ए है ये बी है, या आप इसको भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कोई भी दो साइड्स हों ए और बी, ठीक, तो ए मॉड ऑफ ए क्रॉस बी और उसका हाफ क्या बन जाता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। फिर मैंने क्वाड्रिलेटरल का जर्नल पढ़ा था, क्या पढ़ा क्वाड्रिलेटरल में? कि कोई भी एक 4 साइडेड वो ले लो, 4 साइडेड, कुछ मत बनना, गुड, 4 साइडेड शेप ले लिया। फिर मैंने पढ़ा था सी और डी, सी और इधर से बन जा भाई, बन जा, अरे बन जा यार, गुड, ये डी। डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, डायरेक्शन आप मन हो तो ऐसे बना लेना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बस सी और डी मिलना चाहिए। अब सी और डी मिलने का मतलब क्या है? अगर मुझे यहाँ पे एक पॉइंट गिवन होगा, यहाँ पे एक पॉइंट गिवन होगा, तो मैं वेक्टर बना सकता हूँ सी, दिस माइनस दिस करके। ऐसे यहाँ पे जो पॉइंट गिवन हो, यहाँ पे जो पॉइंट गिवन होगा, मैं एक वेक्टर बना दूंगा डी, जो डायगोनल वेक्टर होगा, दिस माइनस दिस करके। तो सी और डी अगर मुझे किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल गिवन है, तो एरिया ऑफ हाफ सी क्रॉस डी, दिस रिप्रेजेंट एरिया ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल। अरे बोलो हाँ, ठीक। अगर यही क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता, तब जैसे मैं कहना क्या चाहता हूँ ये समझ लो, ये कहना चाहता हूँ, ठीक, ये मैंने सबसे पहले ये बना दिया ए और ये बना दिया बी, और इसी में मैंने ये बना दिए, ये बना दिया सी और ये बना दिया डी। देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा हाफ सी क्रॉस डी, चाहे ऐसे निकाल लें या फिर डायरेक्ट ए क्रॉस बी करके निकाल लें, तब भी आ जाएगा। तो दोनों चीज़ें सेम है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। क्वाड्रिलेटरल में ऐसा नहीं, क्वाड्रिलेटरल के लिए सिर्फ इतना ट्रू है, अगर मुझे डायगोनल पता होंगे तभी मैं, और सही तो है क्वाड्रिलेटरल में, अगर आपको साइड्स पता हैं, देखो अगर आपको क्वाड्रिलेटरल में साइड्स पता है, सपोज ये वाला, अगर ये वाली साइड पता है और ये वाली साइड पता है, तो क्या आप सी नहीं पता कर सकते हो यूजिंग ट्रायंगल लॉ? ऐसे अगर ये वाली साइड पता है और ये वाली साइड पता है, तो मतलब इनके वेक्टर्स पता है, तो ये वाला वेक्टर पता कर सकते हैं। तो अगर मुझे साइड्स गिवन हो जाएं क्वाड्रिलेटरल की, तो मैं वेक्टर्स डायगोनल निकाल लूँगा और फिर हाफ डायगोनल्स को क्रॉस करके एरिया बता दूंगा, करेक्ट। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, क्या पढ़ा था बताओ? लैग्रेंज आइडेंटिटी। कहते हैं ए और बी कोई भी दो वेक्टर हों, ठीक, देन ए क्रॉस बी मॉड स्क्वायर प्लस ए डॉट बी स्क्वायर क्या बन जाता है? दोनों का स्क्वायर का प्रोडक्ट, करेक्ट। या इसी को याद रखने का तरीका क्या था? याद रखने का तरीका ये था, दिस हर तरफ मॉड लगा लो, स्क्वायर प्लस मॉड ए डॉट बी स्क्वायर is mod of a square into mod of b square, करेक्ट। ये हमने पढ़ा था, ओके। फिर हमने किए थे कुछ क्वेश्चन,
फिर हम सोचने बैठ गए थे, तो आज हमने सीखा कि मैथ्स में 8 नंबर का पार्ट जो होता है वो वेक्टर से आता है, इसीलिए वेक्टर वाला टॉपिक पढ़ना अनिवार्य है। बोलो हाँ। ठीक है। धन्यवाद आपका।